यत्र नारस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवता भी वास करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेसी शो। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देखिए, जब हम नारियों के सम्मान की बात करते हैं, जब हम उन्हें उनके हक की बात करते हैं, तो इस दिशा में कदम उठाने की बात होती है और आज उस दिशा में कदम उठ चुका है। जब हम इस दर्शन की बात करते हैं सनातन के, तो उसी सनातन के दर्शन को आगे बढ़ाने की बात भी करते हैं और ये कदम आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ध्वजवाहक के तौर पर आज महिलाओं के सम्मान की बात भी हो रही है, महिलाओं के हक की बात भी हो रही है, क्योंकि जब सम्मान की बात होती है तो हक भी साथ में आता है और जब हम सम्मान देने की बात करते हैं तो साथ आगे बढ़ने की बात भी करते हैं और इसी दिशा में हमारा कदम बढ़ रहा है जो निरंतर महिलाओं को ऊंचाई तक लेकर जाएगा। बात सम्मान की आती है तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं शौचालय से। महिला की जब दिन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले आती है शौचालय की बात, यानी उनके सुरक्षा की बात। शौचालय दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद में घर चलाने की जब बात आती है तो सबसे पहला आता है चूल्हा चौका। उस चूल्हा चौका के लिए दिया उज्ज्वला योजना, ताकि महिलाओं की आंखों में धुआं ना पहुंचे। फिर बात आती है घर चलाने की तो आता है जनधन खाते के तहत डीबीटी, यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, सीधे महिलाओं के खाते में पैसा। सशक्त नारी कब होगी? जब हाथ में पैसा होगा। फिर आती है 3 तलाक से मुक्ति की बात। ऐसे ही न जाने कितने कदम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं के लिए उठाए हैं। फिर बात आती है समाज में बदलाव की। कदम तो उठे, लेकिन समाज का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और समाज के उसी रोल पर आज द जेसी शो में बात होगी और हमारे साथ में रहेंगे हमारे सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका द जेसी शो में। तो शुरुआत सबसे पहले आप ही के साथ करूंगी। जब हम बात कर रहे हैं महिलाओं के सम्मान की, वुमेन रिजर्वेशन बिल को इस दिशा में आप किस तरह से देख रहे हैं? ये नारियों को कितना सशक्त करेगा, उनके सम्मान के लिए कितना ज़रूरी था? ये सच है कि भारत में नरेंद्र मोदी केवल महिला आरक्षण नहीं बल्कि संपूर्ण वुमेन एम्पावरमेंट के एक मसीहा के रूप में उभर के सामने आए हैं। कोशिश तो बहुत लोगों ने की थी, सफलता नहीं मिली, अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। राजीव गांधी से मनमोहन सिंह तक सब ने प्रयास किए, लेकिन श्रेय मिला नरेंद्र मोदी को। अंजाम तक पहुंचाया नरेंद्र मोदी ने। 27 साल पुराने 27 सपने को 27 घंटों में साकार किया, वो नरेंद्र मोदी ने साकार किया। इसलिए आज देश की करोड़ों महिलाओं के मन में बसते हैं नरेंद्र मोदी। मोदी ने महिलाओं के लिए जो कुछ किया वो उनके सामने है। अब महिलाएं उनके लिए क्या करेंगी, ये 2024 और 29 में ये देखना दिलचस्प होगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि नरेंद्र मोदी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जीवन में जो कुछ किया, जब जब किया, तो उनकी प्रेरणा का स्रोत उनकी माँ रही, स्वर्गीय माँ। उनकी माँ का अनुभव, उनके साथ बिताए गए पल, वो हमेशा उनके मार्गदर्शक का काम करते रहे। आपने चूल्हे की बात की, उन्होंने अपनी माँ को चूल्हा जलाते हुए देखा। आपने पानी की बात की तो उन्होंने हमेशा इस जल संग्रहण की बात की। नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि माँ ऐसा कहती थी। एक मंत्रालय उन्होंने अलग इसके लिए बनाया। शौचालय की बात की तो गांव में देखते थे महिलाएं शौचालय के बिना किस तरह जाती हैं और किस तरह से एम्बेरस फील करती हैं, वो सब उन्होंने देखा। तो वो जो उनका अनुभव था गुजरात का, गांव का, माँ के साथ का जो अनुभव था, वो प्रेरणा स्रोत रहा। और पूरे जीवन में नारी सशक्तिकरण के लिए जो कुछ उन्होंने किया, तो उनकी माँ का अनुभव जो है ना, एक मार्गदर्शक का काम उनके लिए हमेशा करता रहा। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने हमेशा नारी के बंधन को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है पॉलिसी लेवल पे, नीति निर्धारण पे, उसे महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और उन्होंने उसके लिए ये भी कहा कि महिलाएं सरकार में बैठ करके, सरकार का हिस्सा बन के समाज में बदलाव लाएं, देश में बदलाव लाएं। और ये बिल उसी का एक प्रतीक है। आज नरेंद्र मोदी दोनों सदनों में बिल पास करवा करके गदगद हैं और वो इस बात से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस पवित्र काम के लिए ईश्वर ने उनको चुना, है ना। एक अपने अनुभव की बात है जिसे कहते हैं। और दूसरी ओर क्या है कि पॉलिटिकली अगर आप देखें इस तरह का, तो ये एक ब्रह्मास्त्र है नरेंद्र मोदी का, जिसने पक्षी एकता का जो चक्रव्यूह था उसको तार तार कर दिया है। तो कुल मिला के एक बहुत ज़बरदस्त मूव है, सामाजिक मूव है, पॉलिटिकल मूव है जिसे हम कह सकते हैं। और अगर आप आगे बढ़ के इसको देखें तो पूरी की पूरी पार्टी आज जो है नरेंद्र मोदी के बिल्कुल टोटल कमांड और कंट्रोल में है, नतमस्तक होकर खड़ी है। सरकार भी, पार्टी भी। अभी दृश्य देखा मैंने कुछ दिनों पहले कि नरेंद्र मोदी पूरी टीम के साथ चल रहे हैं
साथ में अमित शाह चल रहे हैं, नड्डा जी चल रहे हैं, राजनाथ सिंह चल रहे हैं, गडकरी चल रहे हैं। ऐसा लगा एक सूत्र में भाजपा को पहली बार ऐसे बंधे हुए चित्र मैंने देखा और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देखा तो सलाम करने की इच्छा हुई इन ए वे जो है। तो ये नारी सशक्तिकरण का जो बिल है और एम्पावरमेंट की जो एक्सरसाइज है, ये एक अद्भुत काम है, इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। और सर, क्योंकि आपने नारी को जोड़ने की बात की, क्योंकि जब हम नारी की भूमिका को देखते हैं तो वो जोड़ने का काम करती है। देखिए ये क्या इसको कहिए कि सौभाग्य की बात है कि नारी को ही ये मौका मिला कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ ला दिया। आप देखिए लोकसभा के अंदर सिर्फ 2 उसके विरोध में वोट पड़ते हैं, राज्यसभा के अंदर 1 भी नहीं। मतलब हमने देखा कि इसी बिल पर किस तरह से बिल की कॉपी फाड़ दी गई। किसी ने कहा कि जो गरीब महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको मौका नहीं मिलेगा। किसी ने कहा कि परकटी महिलाएं सिर्फ संसद में आएंगी। तो आज वो महिलाओं का सामर्थ्य है जिसने जोड़ कर दिखाया। राहुल गांधी क्या कहते हैं? सर, राहुल गांधी ने लोकसभा में जाहिर तौर पर रणनीति, आप महिलाओं को नाराज नहीं कर सकते। और ये बात जैसा पूजा ने कहा कि ये महिलाएं थी जिन्होंने पक्ष और विपक्ष को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन राहुल गांधी ने 2 बड़े मुद्दे उठाए, जिसमें एक सबसे पहला मुद्दा था ओबीसी का। उन्होंने कहा कि ओबीसी का आरक्षण इसमें होना चाहिए। ये बात अलग है क्योंकि राज्यसभा में एक और बात कही गई कि ओबीसी का आरक्षण तो हो, संशोधन भी पेश किया। ओबीसी के आरक्षण के साथ साथ ये बिल हाथों हाथ लागू हो। अर्थात राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं, देश की संसद से पूरा इंडिया गठबंधन या कांग्रेस ये बताना चाहती है कि ये केवल राजनीतिक बिल है। अगर मंशा है तो 24 में लागू कीजिए, अगर मंशा है तो ओबीसी का भी करिए। लेकिन सरकार का इस पे, या भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 27 सालों से बिल रहा, मनमोहन सिंह बिल लाए, राजीव गांधी बिल 1987 में भी हुआ, तमाम चीज़ें। आपके समय ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? हालांकि उन्होंने आज इसका अफसोस जताया। लेकिन 2 बड़े मुद्दे जो आज संसद से उठे हैं, लेकिन ये 2024 तक घर घर इंडिया गठबंधन कांग्रेस लेकर जाएगी। तो क्यों कह रहे हैं कि तुरंत इसको लागू करना चाहिए, जनगणना की प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए, परिसीमन की प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए? सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है क्योंकि ये जो बिल है इसके 2 एस्पेक्ट है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, एक इसका राजनीतिक एस्पेक्ट है। तो राजनीतिक एस्पेक्ट के लिहाज से जब 2010 में मनमोहन सिंह जी ये बिल लाए थे, उस बिल में बिल्कुल भी नहीं था कि इसके लिए जनगणना या इसके लिए परिसीमन की जरूरत है। अगर वो बिल उस समय लागू हो जाता, राज्यसभा में तो पास हो ही गया था, लोकसभा में अगर पास हो जाता तो वो बिल हाथों हाथ लागू होता। लेकिन इस बिल में क्या फर्क है? इस बिल ये कहता है कि इस बिल में पहले CAA होगा, फिर इसमें परिसीमन होगा, जनगणना होगी, और तमाम चीज़ों के बाद ये बिल होगा। यानी लगभग 2029 के बाद 32 भी आ सकता है, 36 भी आ सकता है। तो ये इसके पीछे राजनीतिक मंशा बताई जा रही है कि इसको लपेट कर पेश किया गया है, क्योंकि महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वोट शेयर में भी वो इतनी आगे बढ़ गई हैं। और कहीं ना कहीं सर्वे ये भी बताता है कि वोट शेयर के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को महिलाएं वोट दे रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़े एस्पेक्ट से गेम खेल रही है और कांग्रेस जाति ओबीसी के लिहाज से उनको काउंटर करने की कोशिश कर रही है। ओबीसी की बात अगर हम करें तो राहुल गांधी का तर्क स्टैंड नहीं करता है। मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ओबीसी का भाजपा के पास है, 29%। आई थिंक 84 सीट्स हैं ओबीसी की भाजपा के पास हैं, दैट वे जो है। तो तर्क स्टैंड नहीं करता उनका जो है। और अमित शाह ने ठीक कहा उसके अंदर कि हमारा तो प्रधानमंत्री ओबीसी का है, नरेंद्र मोदी, आपका प्रधानमंत्री कहाँ था ओबीसी का? तो ये जो वॉर चला है, आपको क्या लगता है आगे चल के ये मुद्दा मोमेंटम गेन कर सकता है कांग्रेस या अपोजिशन के फेवर में कि ओबीसी का जो इश्यू आपने टैकल नहीं किया? ऐसा कुछ लगता है? सर, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, उनके पास अगर 2024 तक कोई एक कार्ड है तो वो ओबीसी है। और वो इसी कार्ड के सारे, कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली। पहले, आज से पहले वाली कांग्रेस मुसलमान वोट, मुसलमान महिला, उनके आरक्षण की बात करती थी। इस बार कोई ऐसी बात नहीं है, ओवैसी के अलावा किसी ने ऐसी बात नहीं की, ओबीसी पकड़ा। अगर हम 1931 का जो जाति जनगणना के लिहाज से बात करें तो ओबीसी 52 से 54%, कभी 52 कभी 54% माना जाता है, यानी बहुत बड़ा वोट बैंक देश में अगर ओबीसी को साध लिया। और वैसे भी सर, भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मण और बनिए की पार्टी मानी जाती थी। अब वोट बढ़ाने के लिए उनको ओबीसी का रास्ता लेना पड़ रहा है। और इंडिया गठबंधन तो पार्टी ही ओबीसी वोट बैंक की है, या पूरा गठबंधन। तो ऐसे में इनके पास इकलौता जो तुर्क का इक्का है वो ओबीसी है। ओबीसी महिलाओं को ये बताना कि आरक्षण तो मिल रहा है SC ST को, आपको नहीं। तो एक ओबीसी ही माध्यम है। हालांकि उनके पास बड़ा ब्रह्मास्त्र है महिलाओं का, लेकिन अब इंडिया गठबंधन कांग्रेस 2 चीजें करने वाला है। हर प्लेटफॉर्म पर ओबीसी फैक्टर पे
कार्ड खेला जाएगा, बैकफुट पे लाया जाएगा, और दूसरा महिलाओं को ये बताया जाएगा कि ये हाथों हाथ लागू नहीं हो रहा, ये लागू होने की मंशा से नहीं लाया गया, ये केवल राजनीतिक मंशा से लाया। आपको ऐसा नहीं लगता इसके अंदर कि ये जो ओबीसी की बात हो रही है आगे जा कर के, तो ये मुद्दा कहीं पॉलिटिकली गेन करे आगे जाके? और अगर वैसे देखा जाए ओबीसी का, तो जो कोटा विद इन कोटा है जो अमित शाह मोदी करना चाहते हैं, वो क्या कंसेप्ट है फिर, उसका हिस्से क्या है? देखिए सर, राहुल गांधी ने ओबीसी का जिक्र करके भाजपा को संसद में इसलिए तो मजबूर कर दिया कि अमित शाह को उस बात का जवाब देना पड़ा। अमित शाह आंकड़ों के मास्टर हैं। उन्होंने अपने 29% उनके पास सांसद हैं, रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, वो बता दिया। 85 सांसद हैं। उन्होंने ये बता दिया कि हमारा तो मुख्य प्रधानमंत्री ओबीसी है, जिसका जिक्र आपने किया। लेकिन सर, ओबीसी में अभी हाल ही में एक विश्वकर्मा योजना आई जो बहुत चर्चित थी। विश्वकर्मा में जिन जिन लोगों को लोन दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, तमाम सुविधाएं दी जा रही है, वो पूरा का पूरा वर्ग ओबीसी है। ओबीसी यानी कि 30 लाख से ज्यादा हाउस होल्ड को सीधा सीधा बेनिफिट, तो वो डायरेक्ट ओबीसी हाउस होल्ड इंपैक्ट हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी अमित शाह की पार्टी इतनी दूरगामी या दूरदर्शी है कि ये कार्ड खेलने से पहले उन्होंने वो खेला। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इतना ही आज ओबीसी प्यार है आपको, आप तो शुरुआत से ओबीसी वोट बैंक के साथ थे, तो आपने तब क्यों नहीं लागू किया? आपसे मतलब कांग्रेस ने तब क्यों नहीं लागू किया? लेकिन सर, ये लड़ाई दूर तक जाएगी। इसमें दो एंगल हैं। एक दक्षिण की लड़ाई, दक्षिण को ये लग रहा है कि नॉर्थ से वो छिटक जाएंगे, पावर कम हो जाएगी, एक ये लड़ाई, और एक ओबीसी की लड़ाई घर घर तक इंडिया गठबंधन लेकर जाएगा। आज अफसोस कहा राहुल गांधी ने, अफसोस कहने के बाद अब ये ओबीसी जो वोट फैक्टर है इसको घर घर तक लेकर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब आपने जिक्र किया कि कोटा में कोटा क्या है। एक रोहिणी कमीशन रिपोर्ट तैयार हुई है। ओबीसी को जितने प्रतिशत वोट मिलता है उसको ठीक तरीके से अलाइन करने के लिए ये रिपोर्ट होगी कि हर वर्ग, ओबीसी में 2500 जातियां हैं। अक्सर ये देखा जाता है जो ऊपर की जातियां हैं उन्हीं में कोटा डिस्ट्रीब्यूट होकर रह जाता है। तो अब इस कोटे के माध्यम से जो सबसे नीचे तबके में हम मानते हैं उसको भी आरक्षण का फायदा मिलेगा। तो अगर रोहिणी कमीशन रिपोर्ट पहुंच जाती है तो इसका सीधा सीधा टारगेट ओबीसी वोटर्स होंगे और उनको लगेगा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा के बाद हमारी सुध ली। उस तरह से जो है तो काउंटर तैयार है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन कांग्रेस का एक ही तुरपका इक्का है, ओबीसी आरक्षण, ओबीसी महिला और ओबीसी वोट बैंक। वाह, गुड। आप बताइए, आपको कैसा लगा ये सारा ये महिला आरक्षण बिल जिस ढंग से पास हुआ और जो महिलाओं में उत्साह का माहौल है? सर, मुझे लगता है कि कोशिश से कामयाबी तक का जो फासला है, अगर इसे कोई तय कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कई मर्तबा उन्होंने साबित करके दिखाया है। अक्सर हम सुनते हैं और हम जानते हैं कि संविधान तो सबको एक समान समझता है, लेकिन पहले सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमें उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। ये कोशिश तो कई मर्तबा हुई, लेकिन कभी भी उस तरीके से कोई सार्थक पहल नहीं की गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जब से सत्ता में वो आए हैं तब से ऐसी तमाम योजनाएं लाई गई जो कि वुमेन सेंट्रिक थी, जो ये बता रही थी कि महिलाएं सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। भले इसको लेकर सियासत खूब हुई हो, हमने इसको लेकर देखा कि महिलाओं को किस तरीके से कई सारे ऐसे दल हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये नारा तो दे देते हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई तभी होगी जब उनको उस तरीके से भूमिका मिलेगी। 27 सालों से ये बिल लटका हुआ था, लेकिन इसको सॉल्व करने में, समस्या के हल के लिए सिर्फ 2 दिन लगे। ये बताता है कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और सर, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड पर उतरी, मैंने देखा लोगों में जश्न का माहौल था और मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि होली दीपावली सब आज ही हो रही है। और जब से ये पूरा बिल आया है तब से लोगों में खुशी है, महिलाओं में खुशी है कि उनको उनका अधिकार मिला। आप तो बिहार से हैं, बिहार में क्या रिएक्शन हुआ इसका? पहले वो लोग विरोध करते रहे हैं, आरजेडी वगैरह। सर, अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में मूल रूप से देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं। हमने देखा कि बिहार में कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ख़ास तौर में बिहार और यूपी जैसे राज्यों के लिए कहा जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं और ख़ास तौर पर महिलाएँ जो हैं वो भी पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। घर में खाना बनाते बनाते जिक्र हो जाता है, सियासत के बारे में बात कर लेती हैं, प्रधानमंत्री ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया, उसकी बात हो
जाती है। और मेरी जितने भी लोगों से बात हो रही है वो सब इसको लेकर काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अब से पहले तो कभी ऐसी पहल नहीं की गई, कभी ऐसे मजबूत कदम नहीं उठाया गया। मैं कहीं पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा था और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, एन आइडिया दैट वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू बी अपोज्ड। और मुझे लगा कि मजबूत सोच जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इतनी मजबूत कि पहली बार ऐसा हुआ कि इतिहास में कि राज्यसभा में 215 पक्ष में वोट पड़ा और कोई भी अगेंस्ट में नहीं गया। हाउ यू रिएक्ट? सर, युगांतकारी, क्रांतिकारी, अब होगी बेटियों की बारी। जश्न का माहौल है पूरे देश के अंदर, हर किसी के अलग अलग तरीके से खुशी ज़ाया करने के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा, ये बात मेरे भी जहन में आई थी कि शायद ईश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही ये करवाना चुना था, क्योंकि 27 साल से कोशिश तो की जा रही थी लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया। सनातन धर्म में लड़कियों को, महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हकीकत में आज के ज़माने में, कलयुग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको सच साबित किया है कि महिलाओं को वो दर्जा दिया जाए। देखिए, मुस्लिम बहनों के दिल में तो वो पहले से ही बसते हैं, 3 तलाक के बाद से भाईजान बनी चुके हैं वो सबके। अब सनातन धर्म की सारी महिलाओं को भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रख दिया। खैर, ये जो 33% का आरक्षण है, ये सारी महिलाओं के लिए है। माँ की ममता जो कहा जाता है सर, वो इसीलिए कहा जाता है कि एक महिला के मन में क्या चल रहा है वो दूसरी महिला ही समझ सकती है। मैं बस इमेजिन कर सकती हूँ कि संसद के अंदर की अब तस्वीर कैसी होगी, क्योंकि इससे पहले तो कभी ऐसा देखने को मिला नहीं। तो फिलहाल इमेजिन कर सकते हैं, आने वाले समय में हकीकत में देखेंगे जब वहाँ पर महिलाएं बैठी होंगी और देश की बाकी महिलाओं के लिए डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दे रही होंगी। देश की तस्वीर बदलेगी। हर एक नारी को आगे बढ़ने का, अपनी उम्मीदें पूरी करने का, अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। तो क्या लगता है सचमुच लागू हो जाएगा ये सब, जनगणना, परिसीमन इसके बाद? फिर सर, लग तो काफ़ी कुछ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद काफ़ी कुछ बदला है जो नहीं सोचा था। मैंने तो नहीं सोचा था 3 तलाक हटेगा, प्रधानमंत्री आके कर देंगे इस चीज़ को मुमकिन, जो इतने समय से चलता आ रहा था। इतनी बड़ी प्रथा थी 370। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, या ये नहीं सोचा था कि इसको मुमकिन किया जा सकता है। मैं तो शायद सोचती हूँ कि अपोजिशन वाले भी कभी कभी बैठ के सोचते होंगे कि अच्छा, किया जा सकता था क्या? तो इस बिल के अलावा अगर मैं पूछूं आपसे एक नागरिक के नाते, हाउ यू रेट नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? सर, मैं पर्सनली अपनी बात से ज़्यादा बाकियों की बात करना चाहूँगी। सिंस आई ट्राई टू स्टडी पीपल्स बिहेवियर थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू टेलीविजन मीडिया, थ्रू अदर सर्कमस्टांसेस, फिलहाल के समय में लोग काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद कर रहे हैं और उसकी वजह है अंधभक्ति नहीं है। बीच में ये एक ट्रेंड चल गया था, मोदी भक्त कहा जाता था कि अंधभक्त हैं। ये चीज़ नहीं है, क्योंकि वो काम करके दे रहे हैं। और आज के समय में जो भी इंसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो उनको पसंद कर रहे हैं, उनके पास रीज़न है। अलग अलग जो जॉनर के लोग हैं वो बता सकते हैं कि उनके लिए स्पेशली प्रधानमंत्री ने क्या किया है। जैसे एज अ वुमेन, एज अ महिला हम सब बता सकते हैं आज के समय में कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। मुस्लिम बहनें बता सकती हैं कि उनके लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया है। तो क्या लगता है 10-15 साल रहेंगे वो? गट फीलिंग क्या है? गट फीलिंग सर, लग तो रहा है फिलहाल की तस्वीर देखकर, फिलहाल जिस तरह से देश में हालात ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं, सब हिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी हिलती हुई नजर नहीं आ रही है फिलहाल। आप बताएंगे? सर, नारी माता अस्ति, नारी कन्या अस्ति, नारी भागिनी अस्ति। वो एक माता है, बेटी है, बहन है, सब कुछ है। देखिए, 4 प्रधानमंत्री लग गए, 11 बार कोशिशें की गई, 27 साल लग गए, लेकिन कोई नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। नहीं, ये नए भारत का उद्घोष। और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से क्लियर विजन रहा है कि हमारे भारत में सब एक बराबर है, महिलाएं, पुरुष, बेटा बेटी सब एक समान है। नए भारत का अभिमान है, बेटा बेटी एक समान है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे सीनियर एडिटर जो हैं सैयद उमर जी, अभी यशोभूमि का उद्घाटन, विश्वकर्मा योजना की बात कर रहे थे अदिति जी, मुझे वहां पर भेजा कवर करने के लिए। लोगों में जो क्रेज है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, आप यकीन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर गए, कारीगरों से उन्होंने बातचीत की थी। एक जूता बनाने वाले कारीगर थे, उनके साथ प्रधानमंत्री बैठे। और आपको पता है, मैं उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर, क्या बात की आपने? तो उन्होंने बताया कि हमने अपनी परेशानी बताई प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ और आपकी हर समस्या का हल होगा। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि सभी के चेहरे पर मुस्कान आती है जब भी प्रधानमंत्री मोदी की बात होती है। उनको यकीन है कि हमारी समस्याओं का हल प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। आप हिमाचल से हैं,
हिमाचल को कहते हैं नरेंद्र मोदी का दूसरा घर है, सेकंड होम है। वहाँ से कोई फीडबैक आया, लोग क्या महसूस कर रहे हैं वहाँ की महिलाएं खास करके, कुछ ऐसा? सब पहाड़ों की अगर बात करें तो वहाँ पर जीवन बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है, ज़रा सी बारिश हो जाए, बर्फबारी हो जाए तो लोगों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों को पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, पानी के लिए कई बार दूर दूर जाना पड़ता है। लेकिन अब जब से मोदी सरकार बनी, उसके बाद से आपने देखा जयराम सरकार भी थी, तो काफ़ी कुछ योजनाएं वहाँ पर चलाई गई और उसके बाद फिर लोगों की परेशानियां कम होती हुई नजर आई। वहाँ के लोगों का अगर बात करें तो मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के, तो वहाँ के लोग भी खुश हैं, वहाँ की महिलाएं इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा खुश है। वो प्रधानमंत्री मोदी को कोई अपना बेटा मानती है, कोई अपने भाई मानती है, तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो हमें यकीन है कि सब कुछ अच्छा होगा देश में, और प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफा दिया है पूरे देश को। हरियाणा से कोई फीडबैक? आपके आस पड़ोस यहाँ और हरियाणा में बात होती है आपके लोगों से? देखिए, जब हरियाणा की बात करते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि महिलाओं की जो लाठी होती है उसमें बड़ा दम होता है जब आप घर में रहते हैं। सांस्कृतिक तौर पर तो वो है ही, उनकी जो विरासत है वो भव्य है, लेकिन जब आप बात करते हैं राजनीतिक तौर पर तो हमने देखा कि महिलाओं की भूमिका जो है वो है, या तो वो धाकड़ महिलाएं हैं, मतलब जो महिलाएं पॉलिटिक्स में है वो बहुत धाकड़ है। मैं जितनी भी महिलाओं को वहाँ पर जानती हूँ, उनके बोलने का अंदाज़, उनकी बात रखने का अंदाज़, उनकी बेबाकी, वो उनको स्ट्रांग बनाती है। मुझे लगता है कि अब जो आम महिलाएं हैं ना, वो इसके बाद आगे आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने हरियाणा को विजिट किया, इतनी बार मैं हरियाणा में गई, मतलब आप महिलाओं की ज़ुबान से सुनेंगी, मतलब कुछ भी हो, मतलब कुछ छोटी से छोटी बात भी हो, उसमें बोलेंगी अरे ये तो मोदी है जिसने कर दिया। मतलब महिलाओं के माइंड में ये पूरा कॉन्सेप्ट फिट हो चुका है कि अगर नारी को कोई सम्मान दिला सकता है, अगर उनके अधिकार की कोई बात कर सकता है, अगर उनको कोई मुख्य धारा से जोड़ने की पहल कर सकता है, तो वो मादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं। और यही वजह है कि वहाँ की वो जो धाकड़ महिलाएं हैं ना, वो आज बहुत खुश हैं कि घर के साथ साथ चूल्हा चौका तो संभालेंगी, देश की संसद में बैठकर देश की सियासत को भी समझेंगी, और जब देश के बड़े विषयों पर बात आएगी तो बेबाकी से अपनी बात को भी रख पाएंगी। उससे जो है, तो क्या लगता है अदिति, सब महिलाएं अगर एकजुट इस तरह से हो गई, हम ये मानते हैं, तो फिर कास्ट फैक्टर तो ख़त्म हो जाएगा। कास्ट फैक्टर इन सेंस है कि जाट है, गुजर है, आपका मुस्लिम है, बनिया है, ब्राह्मण है, महिलाएं जिस जिस कास्ट को बिलोंग करती हैं वो तो एक मुश्त मोदी को वोट डालने जा रही हैं। अगर ऐसा लगता है 50% आधी जनसंख्या मोदी को वोट दे रही है, तो फिर विपक्षी एकता का जो कॉमन कैंडिडेट खड़ा होगा और फ़र्क पड़ेगा, उन धारणाओं का क्या होगा फिर? सर, वो जो लंबी लकीर खींच देने की बात हम अक्सर करते हैं वो ये है कि आप सोच रहे थे कि हम ऐसे मैच खेलेंगे और हमने पिच ही बदल दी। तो जहाँ पर हम, जैसा आपने जिक्र किया कि जाति की बात कर रहे थे कि ओबीसी हमारा है, एससी उनका हो, एससी में 50% आपका हो, ब्राह्मण बनिया आपके हैं तो मुस्लिम हमारे हैं, वहाँ पर देश की आधी आबादी हर जाति से, ब्राह्मण, बनिया, ओबीसी, उसमें जाट, गुजर, एससी, एसटी, मुस्लिम, देश की आबादी, आधी आबादी का सारा जाति फैक्टर तो नरेंद्र मोदी के साथ चला जाएगा। तो जो आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं, गुणा भाग कर रहे हैं, इसमें से इसको प्लस कर दें, माइनस कर दें, वो सब खत्म, गौण हो जाता है कि जब देश की आधी आबादी आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने लग जाएगी, तो फिर ये कास्ट फैक्टर की गुणा गणित खत्म हो जाएगी। ये एक ये बात है। पर दूसरा, परसेप्शन बनाने वाली बात, आज की तारीख में एक बार फिर ये परसेप्शन बन गया कि महिलाओं को जो सबसे, मतलब वो एक दिन एक वो सूरज होगा जब वो उगेगा और उस दिन ये लागू होगा। और जिस तस्वीर की बात महिमा कर रही थी कि संसद में 33% महिलाएं दिखेंगी, क्योंकि अभी भी इच्छा शक्ति के लिहाज से, जैसा कहा कि 27 साल तक ये बिल पेंडिंग रहा, लेकिन फिर भी ना कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने, किसी और पार्टी ने कभी भी इच्छा शक्ति के लिए 33% नहीं दिया। अभी भी केवल 12% से 15% महिलाओं को भागीदारी दी जाती है, और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश में भी केवल 28% भागीदारी। तो ऐसे में उस मिथ्य को भी तोड़कर, एक लंबी लकीर खींचकर, ये जातियों, गुणा भाग को सबको फेल करते हुए देश की आधी आबादी को पूरी तरीके से अपने खेमे में वोट बैंक के लिहाज से भी ले दिया। यू आर ए यंग फेस, वेलकम टू जेसी शो। तो यंग जनरेशन, आपकी जो जनरेशन है, वो इस मूव को कैसे देखती है, जो रिजर्वेशन का सारा हुआ है? जी, मैं तो एक बात कहूँगी कि हमारी आज जीत हुई है। 27 साल के बाद ये आरक्षण आया है हमारे देश में, और आज हम ये बात बोल सकते हैं कि महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रह सकती है। इतने सालों की मेहनत जो महिलाएं इस टाइम पे छोटी छोटी चीज़ के लिए मांगती थी, चाहे वो सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, तो आज हम एजुकेशन सिस्टम के लिए जो हमारा अपील रहा है वो अब कंप्लीट होने जाएगा। भले ही इतने साल लगे हैं हमें महिलाओं को, इतनी मेहनत के बाद, चाहे हमारी मुस्लिम बहनें हो गई 3 तलाक से लेकर
एक एजुकेशन और सैनिटेशन वाली बात भी आती है, तो वो सारी चीज़ें आज हमारे पास ये बात बोलूँगी कि पूरी हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि आज हमारी जीत हुई और आगे देखते हैं हम इस चीज़ को और कितना आगे लेके जा पाएंगे। पॉलिटिक्स की बात करें तो हम पॉलिटिक्स में भी अब अपना नाम ऊंचा कर पाएंगे। इस देश में कितने सारे स्टेट हैं जहाँ पे एक भी महिला सीएम नहीं है। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इलेक्ट ही नहीं हुई है। तो अब हम ये बात बोल पाएंगे कि आज एक एक महिला इलेक्शन के लिए लड़ेगी और अपनी देश और अपने स्टेट के लिए लड़ेंगी। जो जो उनकी कमियां हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो पूरी करी जाएंगी। आज हर एक महिला की जीत हुई। हम मणिपुर वाला केस बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। आज हम ये बात बोलेंगे कि उस मणिपुर वाले केस की भी जीत हुई है। आज हम उसको आगे की लड़ाई लेकर जाएंगे। बहुत अच्छा, आपका पंजाब से कनेक्ट है, कोई फीडबैक है जी। पंजाब में महिलाएं young पंजाब, women? हरियाणा, दिल्ली सबसे मेरा कनेक्ट है। मैं यूपी से हूँ और वहाँ पे एजुकेशन और सैनिटेशन की मैंने बार बार बात कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर। और एजुकेशन सिस्टम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज पूरा हुआ। इसे लगता है आपको ये? हाँ जी, अब ये चीज़ हमारी पूरी हुई है। अब हम ये बात बोल सकते हैं कि मोदी जी ने हमें राखी का गिफ्ट तो दे ही दिया है। वाह। आप फॉरेन ट्रैवल करती हैं काफ़ी, आई वाज टोल्ड। हाँ तो जी। विदेशों में जब आप जाती हैं तो लोग नरेंद्र मोदी को कितना जानते हैं, तारीफ करते हैं? बहुत कैसे? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जैसे अभी मैं जो पद पे बैठी हूँ मिस इंडिया टूरिज़्म का, अब मेरे काम है कि अपने देश का टूरिज़्म दुनिया में लेकर जाने का। मैं हर बार बाहर ट्रैवल करती रहती हूँ और जब लोगों को पता चलता है कि मैं भारत से हूँ तो सबसे पहले यही बोलते हैं, अरे नरेंद्र मोदी जी। उनका हाँ जी। अच्छा। अमेरिका में कितने रॉयट्स थे हमारे इंडियंस को लेके। आजकल हम न्यूज़ में देखते हैं कि मैक्सिमम डेथ्स इंडियन लड़कियों की हो रही है, चाहे वो रेप केसेस हो, चाहे वो एजुकेशन में हो और चाहे वो इंडिया के लिए अगेंस्ट हो। तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज हमारी एक ये बात बोलूँगी कि वैल्यू बनी है इंडिया की। जहाँ हम जाते हैं आज हमारी वैल्यू है। लोग पूछते हैं कि ये भारत छोटा सा देश नहीं, अब ये बहुत बड़ा देश है और इस चीज़ को लेके हमें बहुत गर्व की महसूस होती है। भले ही उन देशों में हमारा नाम नहीं था, आज हमारा भारत का नाम है। गुड। आपको कैसा लगता है एज ए यंग वुमेन ये सारा जो है? सर, एज ए यंग वुमेन तो यही कहूँगी कि हम यंग वुमेन का यही सपना होता है कि हमें इक्वालिटी मिले और मोदी सरकार ये करती हुई दिखाई दे रही है तो हम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हमें दिख रहा है कि धीरे धीरे हम उस पड़ाव पे पढ़ रहे हैं जहाँ पे हम आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आरक्षण मिला है 33%, तो ये तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि पहले ही हमें इतने सारे अच्छे अच्छे मोदी जी ने उपहार दिए हैं महिलाओं को और ऊपर से अभी आरक्षण बिल भी पास हो गया है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। बहुत मेरे दोस्त, मैं खुद बहुत इस चीज़ से खुश हूँ कि फाइनली हमें समझा जा रहा है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो कोई और भी योजना हो। मोदी जी ने काफ़ी सारी महिलाओं के लिए योजनाएं निकाली हैं जिससे ये साबित होता है कि उन्हें हमारी एक केयर है, उन्हें हमें समझते हैं कि विमेन और मेन आर इक्वल और हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और उस सीढ़ी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। गुड, बेस्ट ऑफ लक। आपको ऐसा लगता है कि चुनाव लड़ने का मन होता है तुम्हारा? पटना से, बिहार से, सब देख के। सर, महत्वाकांक्षाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पत्रकार के तौर पर मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ और लोगों की भावनाओं को सुनती हूँ, उन महिलाओं को सुनती हूँ जो कि इस बात को लेकर अब उम्मीदें, जिन्होंने ख्वाब देखा था कि राजनीति में कभी उन्हें भी उस तरीके से मौका मिले। क्योंकि कई सारी ऐसी बेटियाँ हैं, और अगर हम बिहार की बात करें तो कई सारी ऐसी बेटियाँ हैं जो कि सियासत में आना चाहती हैं, लेकिन कभी उस तरीके से उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। कभी उस तरीके से जब टिकटों का बंटवारा भी होता है तो हम देखते हैं कि अलग अलग पार्टी के दफ्तरों में महिलाओं की भी लंबी लंबी कतारें हमें नजर आती हैं, लेकिन जब लिस्ट आती है तो देखा जाता है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है और पुरुष बाजी मार लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा है और हम महिलाएं, हम बेटियां आपको परास्त करके भी दिखाएंगे, क्योंकि अब हमें मौका मिल गया है। गुड। तुम्हारा मन भी करता है चुनाव लड़ने को सब देख के? सर बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी जो फिलहाल देश में माहौल है, हर कोई खुश है, हर बेटी खुश है, हर बहन खुश है, हर माँ खुश है। और सर वैसे भी जिस देश में कभी माहेश्वर तिवारी ने लिखा था
कि उसके एक होने ने क्या से क्या कर दिया, बेजुबान छत दीवार को घर कर दिया। तो अपने आप में ये पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है। सर, जब हम त्याग की बात करते हैं, माता सीता का स्मरण हमारे मन में आता है। जब हम तप की बात करते हैं, माँ पार्वती को हम सोचते हैं। और जब हम समर्पण को सोचते हैं, समर्पण की हम बात करते हैं, तो मीरा से बड़ा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। इसी इसमें अगर हम देखें कि जहाँ पर नारियों को सम्मान मिलता है, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, वहाँ पर देवता रहते हैं। और मुझे लगता है आज इस पंक्ति को, इस सूक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरितार्थ किया। और यही वजह है आज देश की हर एक नारी, हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक माँ प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा कर रही है, चाहे वो कोई भी तबके की हो। कहने का मतलब ये है कि संसद में ज़रूर आरक्षण बिल लागू हुआ है, लेकिन आप किसी भी तबके की महिला से आप बात कर लीजिए, उनका कहना है कि अब जो हमारे मुद्दे हैं वो अब और आसानी से और ज़्यादा उठ सकेंगे। चाहे कोई भी घरेलू हिंसा का मुद्दा आप ले लीजिए, उनका कहना है कि अब राह बहुत आसान हो गई है, पंचायत से लेकर संसद तक की जो राह है वो बहुत ज़्यादा आसान अब हो गई है। तो एज ए एंकर जब आप पार्लियामेंट जाएंगी 2-4 साल बाद जो है, इतनी महिलाएं दिखेंगी तो कैसा लगेगा? सर वाकई ये तो अपने आप में मतलब बहुत गर्व वाली बात हो जाती है। अगर कभी ऐसा मौका मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि मतलब उस समय कुछ और भी दूसरी खुशी होगी जब इतनी सारी महिलाएं होंगी। और मैं खुद जब महिला हूँ तो सबसे बड़ी खुशी यही होगी। और सर, प्रधानमंत्री मोदी का मुझे वो 2019 का जो भाषण है वो याद है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वोट में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी की बात को कोई टाल नहीं सकता, हुआ भी वही। और गुजरात की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी यही हुआ। प्रधानमंत्री की मोदी की जो बात है वो मान लो पत्थर की लकीर है, कोई उसे टाल नहीं सकता। आप क्या महसूस करती हैं? सर, आई ट्रूली फील दैट स्ट्रेंथ का कोई जेंडर नहीं होता। आज हम लोग के कंट्री के जो लीडर, महान ग्रेट लीडर मोदी जी ने जिस एक रिकमेंडेबल स्टेप लिया है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी, it's commendable. And me being a youth of today's generation, एक women of today's generation, I truly feel that we women truly needed that support, because I feel हम सब के अंदर एक स्पार्क होता है, एक मैजिक होता है, और उस मैजिक को, उस स्पार्क को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो सपोर्ट मोदी जी ने हमें दिया है। और उस सपोर्ट के लिए, उस एनकरेजमेंट के लिए मैं वाकई बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर के लिए। और मुझे पता है दैट ये एक मोमेंटस स्टेप है, जिस स्टेप को ना कि सिर्फ वुमेन बल्कि मैन, LGBTQ कम्युनिटी सारे मिल के हैंड इन हैंड सपोर्ट करना चाहिए और एम्ब्रेस करना चाहिए। क्योंकि इस रिकमेंडेबल एंड एवोल्यूशनरी स्टेप से हम लोग के ना कि सिर्फ गवर्नमेंट्स, बाकी हम लोग के पॉलिसीज़ में भी बहुत एक इक्विलिब्रियम बैलेंस आएगा। सो मेरे लिए ये एक बहुत खुशी की बात है, और मुझे पता है हम सभी खुश हैं इस रिकमेंडेबल स्टेप से। वेरी नाइस। अदिति, बताओ कि वो पार्लियामेंट में अमित शाह ने टिप्पणी की थी स्मृति ईरानी के उस बयान को लेके, वो क्या इशू था? तो पार्लियामेंट में जब भी जो भी कुछ गतिरोध होता है, अमित शाह खड़े होते हैं और हर बार उनका जैसा कहा कि स्ट्रैटेजिक तरीके से बात करते हैं। लेकिन एक जिक्र आया था कि स्मृति ईरानी टेबल किया कानून मंत्री ने, लेकिन उस पर चर्चा स्मृति ईरानी शुरू करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो विपक्ष की तरफ से बात आई कि महिला कानून है तो महिलाएं इसको रखें, तमाम चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि ये किस समाज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या महिलाओं के उत्थान या उनके सशक्तिकरण से संबंधित कोई चर्चा है तो क्या सिर्फ महिलाएं बात करेंगी, क्या पुरुष महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा सकते? तो ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि मैं वो भाई हूँ, या हम लोग भारतीय जनता पार्टी वो है जो महिलाओं के उत्थान के लिए हम भी बात करेंगे। और मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि महिला का बिल है या महिला सशक्तिकरण का, आरक्षण का बिल है तो कोई महिला ही इस पर चर्चा करे। हम लोग बार बार उन्होंने विपक्ष को कहा कि आप किस समाज को बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एज अ भाई, एज अ पुरुष, मैं इस महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव, उसके बाद उसकी चर्चा करना चाहता हूँ, कहा उन्होंने। बिल्कुल ऐसा लगा पार्लियामेंट में उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए बहुत खुश थे, कॉन्फिडेंट थे, और प्रधान सेनापति हैं नरेंद्र मोदी के, तो लगा कि बहुत बड़ा काम हो गया। उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री को बधाई दी ट्वीट करके, सारा जो है इस तरह से। RSS मोहन भागवत एंड ऑल, वहाँ क्या माहौल रहा होगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट या कैसे, किस तरह से? सर, क्योंकि जो ट्रेजरी बेंच है उसके ठीक सामने पत्रकारों की दीर्घा है, तो शायद आपकी नज़र नरेंद्र मोदी, फिर बीच में राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी, इनकी बॉडी लैंग्वेज पर होती है।
और जाहिर तौर पे जब जब भी जहाँ गतिरोध होता है वहाँ अमित शाह एक सेनापति के रूप में खड़े होते हैं। मैंने खुद उसको देखा, मैं खुद वहाँ पर विटनेस थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बिल पास हुआ लोकसभा में तो राजनाथ सिंह जी ने हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद दिया, अमित शाह जी ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्ष का विपक्ष का धन्यवाद दिया। तो ये एक बहुत खूबसूरत क्षण था, नो डाउट। जब वो बाहर निकले तो महिलाओं ने धन्यवाद दिया। लेकिन एक और बहुत खास बात हुई, क्योंकि ये जिक्र बार बार है कि परिसीमन है, ये है, तमाम चीज़ें हैं, आप अभी के अभी लागू करें और लॉटरी से लागू करें, जैसे भी करें। तो अमित शाह जी ने खास बात टिप्पणी करते हुए बोली कि अगर वायनाड आरक्षित हो जाता है तो फिर आप कहेंगे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूंसी। उन्होंने ओवैसी साहब पर भी जिक्र करते हुए कहा कि अगर हैदराबाद हो जाती है तो आप हम पे आरोप लगाएंगे, इसलिए परिसीमन आयोग का गठन हो और वो पारदर्शी तरीके से करेंगे तो वो ठीक रहेगा। तो अमित शाह सेनापति की तरफ तरीके से कह लें, स्ट्रैटेजिस्ट के तरीके से कह लें, आंकड़ों के मास्टर के हिसाब से जब जब गतिरोध आया खड़े होकर उन्होंने बात करी। ये बात तो है। ही टॉक्स मोर ऑन फैक्ट्स देन पॉलिटिकल। एब्सोल्युटली, चाहे वो मणिपुर वाला जिक्र था, हर जिक्र में। जब आपने आरएसएस की बात की, मुझे अभी याद है हाल ही में आरएसएस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें बात आई कि महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जब हम आरएसएस की बात करते हैं तो महिला संगठन में उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आजकल बहुत सारे रेज्यूमे आ रहे हैं, मतलब महिलाएं आज आरएसएस के साथ में जुड़ना चाहती हैं और संगठन की जो बड़े पद हैं वहाँ पर भी महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। तो मतलब विपक्षी पार्टियों की अगर हम आरोपों की बात करते हैं तो वो कहते हैं बताइए आपने आरएसएस में कितने पदाधिकारी महिलाओं को बनाया। तो आरएसएस भी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है जब महिलाओं को वो मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहा है। तो ये भी एक बड़ा परिवर्तन है अपने आप में। एक्सीलेंट। इस बार आदित्य हमने देखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट का जिक्र हो रहा है, तो यंग लेडीज़ जिनका वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कॉमनर, उनको हमने जैसी शो में मौका दिया है। आप देख रही हैं, तो आप क्या फील करती हैं एज ए यंग वुमेन इस सब पे? सर मैं क्या फ़ील करती हूँ उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बचपन से मेरी माँ जो एक अध्यापिका है और अभी एक प्रिंसिपल है, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि शिक्षा के अलावा भी व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो इज़ कि आवर वॉइसेस आर बीइंग हर्ड। डिसीजन भले कितनी भी छोटी हो, घर की डिसीजन हो या देश चलाने जैसे बड़े डिसीजन हो, लेकिन वहाँ पे अपनी आवाज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि अगर हम देखें प्राचीन काल से भारत में सती प्रथा जैसी प्रथाएं चलती आ रही हैं। एक वो वक्त था और आज मोदी जी के अंडर एक ये वक्त है जब हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा बिल जो है ये पास हो चुका है। भले इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन यही वो शुरुआत है जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। एंड आई थिंक कि अभी धीरे धीरे महिलाएं जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो दूसरे महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको और आगे ले आएंगी, वो और ज़्यादा इंक्लूसिव एक सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए मैं बेहद खुश हूँ इस डिसीजन से और मैं उम्मीद करती हूँ कि क्योंकि अब के ज़माने में हम मतलब मून वाला मिशन हो या कहीं भी हो, औरतें हमेशा फ्रंट फुट पे हैं। तो आई थिंक ये है ये ग्रोथ और प्रोग्रेस जो हम देख रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारा देश और ऐसे ही आगे बढ़ता जाए। नरेंद्र मोदी के बारे में कब से सुना है, कब से जाना है थोड़ा ऐसे? नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो हम सर जब हम स्कूल में थे, जब वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से हम देखते आ रहे हैं कि कैसे कैसे वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री बने। उनके सारे जो ये देश विदेश में घूमते रहते हैं। मैं भी मिस इंडिया टूरिज्म और अभी मेरा रिप्रेजेंटेशन आने वाला है चाइना में इस नवंबर में। तो आई थिंक वो जिस प्रकार हर एक देश में जाके अपनी बात बताते हैं और जिस तरीके से प्रेजेंस बनाते हैं, ये सब हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। और अभी धीरे धीरे 9 सालों में जैसे और भी उन्होंने योजनाएं चालू करी, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें या फिर उज्ज्वला अभियान की बात करें, ये सारे चीज़ें जो हैं एक एक स्टेपिंग स्टोन है एम्पावरमेंट की तरफ। और वी फील प्राउड कि हम इस भारत की एक नारी हैं। तो गुड, यू स्पीक गुड, थैंक यू। अनदर यंग वुमेन, आप बताइए। हाँ सर, आज तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मुझे भारतीय नारी होने पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जिस चीज़ के लिए लड़ाई हम इतने सालों से लड़ते आए, सदियों से लड़ते आए, आज मुझे झांसी की रानी की याद आ रही है, आज मुझे बेगम हज़रत महल की याद आ रही है। आज मैं ये सोच रही हूँ कि जिन लोगों ने जो चिंगारी लगाई थी, आज वो चिंगारी ज्वालामुखी के रूप में दिखाई दे रही है। तो लोग जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो बिल्कुल मुमकिन किया उन्होंने। ये रिजर्वेशन बिल सर 27 साल से सिर्फ एक मुद्दा बना आ रहा था, पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से इसको कभी भी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया। पर आज मोदी जी के नेतृत्व में
उन्होंने ये साबित कर दिया कि क्यों वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें हमें वापस चुनना चाहिए। 27 साल से सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ती आई कि उसमें सिर्फ यही कहा गया कि आज इस वजह से ये नहीं हो पाया। 27 साल से इतनी सरकारें बदल गई, कई सरकारें आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, राजीव गांधी जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, इतने बड़े बड़े लीडर्स जो काम नहीं कर पाए, आज बीजेपी गवर्नमेंट ने ये साबित कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बेहद मेरी खुशी झलक रही है मेरी आवाज़ में। मैं आज एक औरत होकर के गौरवान्वित फील कर रही हूँ कि मैं भी एक पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ फ्यूचर में। तो आज मुझे लग रहा है कि ये जो 33% हमें पार्लियामेंट में जो मिल गया है, लोकसभा में जिसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, उसमें हम लोग अब 33% सीट्स हमें भी मिलेंगी, जो कि सर अमेरिका में भी 28% है। तो हम जो सुपर पावर जिस देश को कहा जाता है, हम उससे भी आगे निकल गए। तो न्यू पार्लियामेंट की ये जो शुरुआत हुई है इतने बढ़िया डिसीजन से, मैं बहुत खुश हूँ सर। तो क्या चुनाव लड़ने का कुछ आगे जाके मन करता है ऐसा, इतना माहौल देखे कि इतनी विमेन जा रही हैं पार्लियामेंट में, असेंबलीज में? बिल्कुल करता है। और मैं तो सर देखो भारत की बेटी हूँ, तो कहते हैं ना कि कमियां तो हर कोई निकाल लेता है, सल्यूशन बताओ। तो मैं वो इंसान हूँ जो सल्यूशन पे वर्क करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। बूंद बूंद जैसे हमने 9 साल से बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कार्य करे हैं, जैसे इतने बार हम बोल चुके हैं, उज्ज्वला योजना हो गई, बेटी बचाओ आंदोलन हो गया, और मैटरनिटी लीव तक हमने 12 वीक से 26 वीक तक बढ़ा दी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी करके बहुत बड़ी बन चुकी है। वुमेन एम्पावरमेंट को हमने एक्चुअल में प्रूव करके बताया है कि होता क्या है। धीरे धीरे मोदी जी ने हर साल कुछ ना कुछ करते गए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान आया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा सर औरतों को हुआ है। जो गांव की औरतें हैं, इतनी दूर चल के खुले में शौच करती थी, उनकी सेफ्टी पे बात आती थी, तो हर जगह पर इन लोगों ने शौचालय बनाए। उससे सेफ्टी आज एक औरत ही फील करती होगी। कहीं ना कहीं जो हमारी गांव की औरतें हैं आज मोदी जी को आशीर्वाद देती होगी अपना। जो मोदी जी ने ये कहा भी है अपने भाषण में कि भगवान ने उनको चुना इस फैसले के लिए, तो मैं मानती हूँ कि हाँ, उन्हीं के राज में ये फैसला लिया गया है। और सर एक और चीज़ उन्होंने करी थी, जो उज्ज्वला योजना में उन्होंने बोला कि मेरी गांव की महिलाएं जो चूल्हे पे काम करती हैं वो उनसे सहन नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, उन्होंने सिलेंडर ला के दिए उनको। तो जो महिलाएं काम बाहर जाके नहीं कर सकती, वो घर पे भी हैं, तो एटलीस्ट उन्हें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि आपके साथ हम खड़े हैं भले। और सर इसका एक चैलेंज भी हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि रिजर्वेशन बिल जो आया है, ये इसमें जो महिलाओं को और देश को जहां साथ देने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी आपकी महिला लीडर आए उसको पूरा सपोर्ट किया जाए। क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि उनके पति जो हैं पीछे से गाइडेंस बन के आ जाएं और महिला को एक एज अ पुतला खड़ा कर दें, तो ऐसा ना हो, इसका हमें ध्यान देने की पूरी ज़रूरत है। बाकी मैं इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ। वेरी नाइस, इम्प्रेस्ड। और सर जो शीना ने बात कही कि वो पुतला बन के ना खड़ा हो, हाँ। इसमें हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक तौर पर किस तरीके से बदलाव लाया। मुझे 2014 का उनका भाषण वो आज भी याद है, जब उन्होंने कहा कि मेरे गुजरात में देखिए महिलाएं सुरक्षित हैं, और जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो घर घर की महिलाएं मतलब सुरक्षित महसूस करेंगी, और देर रात भी वो जब बाहर निकलेंगी तो उनको कोई डर नहीं होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं 33% आरक्षण की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सामाजिक भागीदारी कैसे बढ़ेगी। और पितृसत्तात्मक देश में अगर देश का मुखिया महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करता है, मतलब सोचिए कितना बड़ा बदलाव लाया जा रहा है। सामाजिक तौर पर ये बदलाव है। अभी 33% की बात करते हैं तो हो सकता है कि चुन लिया जाए ये महिलाएं कि ये महिलाएं होंगी, और वो हैं जो सक्रिय हैं, लेकिन ये सामाजिक बदलाव है। देश के मुखिया की ये सोच है कि महिलाओं को जोड़िए मुख्य धारा से। तो अभी तक जो एक सोच थी वो सोच में परिवर्तन होगा। मैं तो आपको भी थैंक यू बोलती हूँ सर। आप सोचिए इतने सारे नए चेहरों को, मैं तो खुद बोलती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा एक्सपोजर आपने दिया। तो आप जैसे लोग, देश के प्रधानमंत्री जैसे लोग जो हैं वो देश में इस विचारधारा को बदल रहे हैं कि महिलाओं को आगे लाओ, सशक्त भारत अगर आप चाहते हो तो। वेरी नाइस। हाँ, तो अदिति ये बताओ कि अब बीजेपी के अंदर जो वुमेन एम्पावरमेंट, जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, विमेन लीडर्स हैं, उनका एम्पावरमेंट बढ़ेगा, कुछ होगा? बहुत देर से मेरे जहन में ये सवाल था, मैं खुद आपसे पूछना चाह रही थी कि नई महिलाएं जुड़ेंगी भाजपा के साथ भी और संसद में भी आएंगी और रिप्रेजेंटेशन भी होगा। लेकिन सर सवाल ये है कि जो एग्जिस्टिंग महिलाएं हैं, जो
ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं, जैसे पहले उमा भारती थी, बहुत कम महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री या उस पद पर जा चुकी हैं। एग्जिस्टिंग में अगर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके खेमे को भी बहुत खुशी हुई जब ये महिला आरक्षण हुआ। उनको लगा कि वसुंधरा राजे और पावरफुल होंगे। राजस्थान में चुनाव है, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, उमा भारती, इनको इस ढंग से देखता हूँ। जहाँ तक वसुंधरा राजे और उमा भारती का सवाल है, ऐसा लगता है कि प्रोबेबली दे हैड प्लेड देयर इनिंग्स, कभी कभी ऐसा लगता है, और शायद आला कमान ने ऐसा मन बनाया है कि उसका विमेन एम्पावरमेंट से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, वो तो ऑलरेडी एम्पावर्ड विमेन है। ऐसा मन बनाया है कि नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को चांस दिया जाए। अब जब नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को चांस दोगे तो फिर वसुंधरा राजे, रमन सिंह, उमा भारती, फिर थोड़ा सा ये बैकफुट पे होना पड़ता है, कोई दूसरी जिम्मेदारी मिले इनको। लेकिन जो फ्रंटल लाइन है चीफ मिनिस्टर बनने की या चुनाव लड़ने की, उससे फिर थोड़ा सा वो है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का ये जो 3 शीर्ष महिला राजनेताओं के नाम लिए अपन ने, तो वुमेन एम्पावरमेंट एक चीज़ है और इनका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है ना दूसरी चीज़ है। और ये तो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। मैडम रही हैं 10 साल, बहुत अच्छा शासन चलाया उन्होंने, रुतबे से देखा आपने। और उमा भारती अपने टाइम में रही, बहुत अच्छा शासन चलाया समय के साथ साथ। फिर मैंने कहा कि जन्मपत्री से चलता है बहुत कुछ, जन्मपत्री में अब राजयोग इस समय कम है, अचानक फिर आ जाए, यू नेवर नो। जो है दिया कुमारी की बात है, दिया कुमारी ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। अब दिया कुमारी MP है, अच्छे चल रही। पहले एक बार उनके मंत्रिमंडल में आने की बात चली थी, लेकिन ऐन वक्त पे शायद वो टल गया था फैसला। अब कई लोग उन्हें जूनियर वसुंधरा राजे कहते हैं, इन ए वे, राजपूत, राजसी ठाट बाट, राजसी रॉयल फैमिली बैकग्राउंड। लेकिन अभी तो ऐसा लगता नहीं है कि वो, कारण क्या है कि अब कोई, मैंने सुना है कि कोई MP तो चुनाव लड़ेगा नहीं विधानसभा का, और सरकार बने भाजपा की जैसे, और उसमें दिल्ली से नॉमिनेट हो जाए दिया कुमारी, तो हो सकती हैं। लेकिन मेरा असेसमेंट और परसेप्शन ये है कि पिछले 4 साल से जो है, या 3.5 साल से, हाई कमान जो है गजेंद्र सिंह शेखावत को ग्रूम कर रहा है एज द नेक्स्ट मैन इन कमांड। ऐसा मुझे लगा। वो कोई घटना हो राजस्थान में कहीं की हो, वो 2 मिनट में पहुँचते हैं, एक पाँव यहाँ दूसरा पाँव वहाँ, और खुद के बूते नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि खुद वो चल दें, मैं जोधपुर भी जाऊँगा, फलोदी भी जाऊँगा, चूरू भी जाऊँगा, सीकर भी जाऊँगा, कहीं न कहीं से मैंडेट है, ऐसा लगा मुझे। तो कुल मिला क्या है, बात विमेन की हो रही है, तो मैडम इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन एम्पावरमेंट, उनको कोई ज़्यादा एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, और बाकी भाग्य है अपना अपना। उमा भारती मैंने बताया आपसे, दिया कुमारी इज़ येट टू बी सीन, और अभी ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, इज़ येट टू बी सीन कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अब ज्योतिष तो अपनी जगह हैं, एक ज्योतिष तो आज भी कहते हैं कि मैडम हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें ऐसा नहीं दिखता है। उसमें ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद मन बनाया है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे इन ए वे। तो लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट। आप बताइए, अनदर यंग वुमेन, व्हाट यू फील? कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस चीज़ पे मोदी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से खड़ी उतरी है। दिस इज़ अ रिमार्केबल स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, एंड इस चीज़ के लिए बहुत साल से हम महिलाएं वेट कर रही थी। एंड आई सिट हियर एज एन एम्पावर्ड वुमेन, एंड आई फील हम लोगों की बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में स्ट्रेंथ पड़ी है, एंड इससे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो सकती है, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर वायलेंस, विमेन हेल्थ, मैटर्निटी हेल्थ जैसे बहुत सारे विषयों पे अब एक विमेन एसेंस कहते हैं ना, उस पे बहुत चीज़ें उभर के आएंगी। एंड वी आर स्टेपिंग टूवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन वेयर आई फील जहाँ पे 10 to 12% रिजर्वेशन थी, आज 33% रिजर्वेशन है। इट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट and it's a remarkable step towards a developed nation, developed India, sir. And apart from this, I come from a village background, and हमारे village में एक महिला सरपंच है। उनकी डिसीजन सिर्फ ग्रासरूट लेवल तक सीमित थी, मगर आज नेशनल लेवल पे हमारी आवाज़ जाएगी और बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। एक एसेंस, वुमेन एसेंस दिया जाएगा डिसीजंस में, एंड आई फील इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड आई वांट टू सी अस आउटशाइनिंग ओवर मेन, एंड आई एम श्योर वी विल अचीव दैट विद दिस ग्रेट स्टेप। आई फील इंडिया इज़ गोइंग टू बी नाउ सीन एज लीडिंग वुमेन, एंड हम आगे और बहुत अच्छी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट और मोदी जी के तरफ से। एंड आई फील एंड आई रियली थैंक इंडियन मोदी जी, and it is a great achievement and great feelings. You say you belong to rural background, but you look like elite.
So thank you, that's a great compliment, sir. That's again growth की तरफ से अचीवमेंट और डेवलपमेंट आती है. तो कैसे आगे बढ़े इसी जीवन चीज़ में सर? हाँ, कैसे आगे बढ़े? सर मैंने स्टार्ट किया था गांव से. मेरे पापा एक गांव से हैं एंड उन्होंने आर्मी में कमीशन हुए एंड वहाँ से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. माय फादर हैज़ रियली ग्रूम्ड अस वेरी वेल. उन्होंने जो नीचे की रूट्स भी हमें सिखाई हैं और मॉडर्निटी भी सिखाई है, लेकिन व्हाट वी बिलीव इज़ कि दोनों चीज़ों का ब्लेंड होना चाहिए. रूट से भी जुड़ा होना चाहिए और मॉडर्निटी भी होनी चाहिए. तो दैट्स हाउ ही इज़ ग्रूम्ड मी एंड दैट्स हाउ कम दिस फार सर. तो पापा आर्मी में हैं, तो आर्मी वाले क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में, कभी सुना? सर बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं. जैसे एक अभी सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी पीछे एंड उसके अलावा हमारे आर्मी के रिलेटेड ही वुमेन सीट्स बढ़ाई गई हैं सर. अच्छा. बहुत ही कम प्रतिशत में पहले वुमेन को मौका मिलता था आर्मी ज्वाइन करने का. अब बढ़कर सीट्स और बढ़ा दी गई है. इसमें भी एक बहुत अच्छा सुधार है कि हम लड़कियां अब हमारे और भी जो स्पेयर्स हैं वो दिखेंगे आर्मी में भी एंड वील गेट टू शो आवर स्ट्रेंथ देयर. वेरी नाइस. यस सर. हाउ यू फील अबाउट? सर मैं लाइंस के साथ में शुरू करूंगी. हाँ. मतलब ये बहुत खुशी का पल है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे हम महिला सशक्तिकरण की बात करें और सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं. गौरव है नारी, अभिमान है नारी, और महिला ने ही नारी ने ही रचा सारा विधान है. और इस बीच नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मेरा नतमस्तक प्रणाम है. लक्ष्मीबाई का साहस है नारी और साथ साथ में मीराबाई का प्रेम है नारी. पद्मावत सा जौहर है नारी, और इस नारी को जरूरत थी तो कुछ जगह देने की ताकि वो अपने पंख फैला सके. जगह मिल गई है. पंख फैलाकर उड़ना ये नारी बखूबी जानती है और उड़ते हुए ये देश को एक डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन की ओर लेके जाएगी. और 2047 का जिस लक्ष्य का प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से जिक्र करते आए हैं, वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप था. स्वर्णिम अक्षरों में भारत का नाम लिखा जाएगा जब जब वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण जिसे हम कहते हैं उसका जिक्र किया जाएगा. एक कहावत कही जाती है इंग्लिश में बखूबी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. और जब हम पीएम मोदी की बात करते हैं, जो महिला उनके जीवन में रही वो थी उनकी माँ. उनके माँ के आशीर्वाद और उस परवरिश ने पीएम मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, देश का बेटा बनाया. और इस बात को बखूबी वो समझते हैं, जानते हैं कि सती से सशक्तिकरण का सफर कितना मुश्किल है और कहां से हम कहां तक आए हैं और कहां से हमें कहां तक जाना है. तो उसी सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो नेतृत्व किया है और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को बुलंदी तक पहुंचाया है, और अब तो वो ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन रहे हैं. तो ये तमाम चीजों को समझते हुए और एक महिला को समझते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय उनके द्वारा लिया गया है और ऐतिहासिक पल रहा. आप देखिए किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में कितनी बहुमत के साथ में इसको पास किया गया. तो ये अपने आप में ही वो है. उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी मोदी सरकार के हैं. और मोदी सरकार, योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल फिलहाल में बयान दिया कि अगर महिलाओं के साथ में अत्याचार किया जाएगा तो यमराज आगे चौराहे पे खड़ा होगा. तो लगातार महिलाओं को किस तरीके से ओपननेस दी जा रही है और महिलाओं को एक स्पेस दिया जा रहा है, वो बेहद सराहनीय कदम है इस सरकार का. तो यूपी में क्या लगा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंप्रूव हो गया पहले से? बिल्कुल इंप्रूव हुआ है लॉ एंड ऑर्डर. और योगी सरकार ने तो कहा ही है कि हम माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और मिट्टी में माफियाओं को मिलाया जाएगा. और आप देखिए कितने ही माफिया थे जो कि अब जिनकी तूती बोला करती थी, अब उनकी जो बोलती है वो शांत है. और लगातार लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव किया जा रहा है, लगातार महिलाओं के मुद्दों को, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है और जो वायलेंस है वो कम हुआ है. आज 12 बजे मैं, क्योंकि अभी जितने बज रहे हैं मैं घर निकलूंगी, मैं खुद ड्राइव करके आती हूँ, यूपी से आती हूँ और खुद ड्राइव करके जाती हूँ. सुबह 4 बजे मेरी शिफ्ट होती है, मैं खुद आती हूँ. तो ये एग्जाम्पल सेट करता है कि महिला होने के नाते मैं अकेली ड्राइव करके अगर अर्ली मॉर्निंग आ सकती हूँ और लेट नाइट जा सकती हूँ, जो कि मैं जाऊंगी आज भी. तो ये अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है. तब तो और एम्पावर्ड फील करोगे अपने आप को इस रेजोल्यूशन बिल के बाद? डेफिनेटली यस, और एम्पावर्ड फील करेंगे. और एक महिला का इमोशन के साथ में कनेक्ट होता है. एक महिला को कहा जाता है कि वो सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, और पुरुष को कहा जाता है ये थोड़े हार्श होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं. लेकिन जब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, महिला को जननी कहा जाता है, महिला ने मर्द को जन्म दिया है, और जब वही महिला को समझेगी और दूसरों को भी समझेगी, तो किस तरीके से सदन, जो कि डेमोक्रेसी का होम कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है, वो कितना ज्यादा बेहतर होगा. उन सभी के प्रैक्टिकल और इमोशनल मिक्सचर के साथ में आगे बढ़ता हुआ देश नजर आएगा. वेरी नाइस. यू लुक अनदर गूदड़ी का लाल होते हैं ना, हमारे यहाँ तो क्या ना, गूदड़ी लाल को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लाइफ में.
अपॉर्चुनिटी हम देते हैं। तुम्हें कैसा लगा इस चैनल में आके अपॉर्चुनिटी मिली जब काम करने की? बहुत अच्छा लगा, मुझे डेफिनेटली अच्छा लगा। और मेरे लिए ये चैनल पहला चैनल था जहां बतौर एंकर मैं काम कर रही हूं, और एक मौका मिलना बहुत ज़रूरी होता है मुझे लगता है। और इसी बात का ख्याल मुझे लगता है थैंक्स टू यू कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं अभी स्टार्टर है, बिगिनर है, नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी। आज भी लोग कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उस चैलेंज को, क्योंकि शुरुआत कहीं से होती है और वो शुरुआत जब हो जाती है तो आगे का रास्ता आप खुद बना लेते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस शुरुआत को, उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से आगे लेके जाते हैं। एक्सीलेंट। अदिति, ये बताओ, अभी हम मैडम वसुंधरा की बात कर रहे थे, तो राजस्थान भाजपा में और ख़ासकर वसुंधरा का कैंप जो काफ़ी बड़ा कैंप है, एक बेचैनी सी नहीं महसूस हो रही भी? क्यों नहीं हो रहा ऐसा कुछ ऐसा? दरअसल सर, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा भी चल रही है, बैठकें भी चल रही है। आज सुबह अर्जुन राम मेघवाल जी के आवास पर ही बैठक चली, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो शायद सबसे आगे खड़ी होनी चाहिए थी वो नहीं नजर आ रही। तो सब कुछ चलने के बावजूद भी एक वैक्यूम नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को अभी भी किसी अनाउंसमेंट का इंतजार है, ना सिर्फ वसुंधरा राजे खेमे को, बल्कि कहीं ना कहीं ये है कि कुछ मिसिंग है। उसकी भरपाई दिल्ली कर रहा है, क्योंकि दिल्ली का सर्वे ये कहता है कि किसी के होने या ना होने के बावजूद भी हम जीत रहे हैं, हम हर स्थिति में जीत रहे हैं। और अंदर एक बैठक हुई, उसमें बहुत रोचक बात किसी ने कही, सीनियर नेता है, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि तैयारी करो, जमीन पर उतरो, घर घर तक पहुंचो, और बाकी की लड़ाई तो कांग्रेस ही जिता देगी। कैसे? कांग्रेस में अगर टिकट नहीं कटती विधायकों की तो एंटी इनकम्बेंसी से हार जाएंगे, और अगर 40 टिकटें कट जाती हैं तो वो 40 लोग जिनकी टिकट कट रही हैं वो हरवा देंगे। ये स्ट्रैटेजी तो हमेशा की हो सकती है, वो मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजिस्ट हैं। तो सर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ये सच है कि वसुंधरा जी के कम एक्टिव होने के चलते कार्यकर्ताओं में एक अलग तरीके का वैक्यूम और एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, और शायद वो अभी भी किसी न किसी अनाउंसमेंट का इंतजार है। और खास तौर पे 25 सितंबर के बाद अब फिर एक और नया प्रचलन आया है कि 25 सितंबर के बाद कुछ हो सकता है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की जयपुर में इस समापन परिवर्तन यात्रा है, जिसका एक नाम भी रखा गया है, तमाम चीज़ें हैं, तैयारी हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि उस मंच पर वसुंधरा राजे भी आएंगी, और शायद एक और उम्मीद की किरण कि कुछ बदल जाए। आप बताइए, अनदर यंग वुमेन, कैसा लगा आपको सर? जी सर, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगी सभी दर्शकों को जो भी हमारा चैनल लाइव देख रहे हैं। जैसा कि हमारे सामने काफ़ी खूबसूरत महिलाएं अभी बैठी हुई हैं, और अभी हम वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी ने कल 27 साल जो बिल पेंडिंग था कैबिनेट में वो पास किया गया है उनके द्वारा, जो कि काफ़ी ही मतलब सेलिब्रेशन का दिन है हमारे देश के लिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं ने काफ़ी ही उसका कठिनाइयों का सामना किया गया है। इवन आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी महिलाओं ने हमेशा लड़ा है अपने लॉज के लिए, तो वो हमेशा भ्रष्टाचार का सामना करती आई हैं। लेकिन फाइनली नरेंद्र मोदी जी ने जो मूव लिया है कैबिनेट में, जिसके थ्रू उनको अपने हक रखने का मौका मिलेगा, काफ़ी खुशी की बात है सर ये। और जब इस देश में पुरुष और महिलाएं दोनों रहते हैं, तो सिर्फ पुरुषों को ही क्यों ये लॉ बनाने का आदेश दिया जाए, महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? तो अब 33% रिजर्वेशन हुए तो अब महिलाएं भी अपने हक की मांग करेंगी सर। और एक जो औरत की तकलीफ़ है ना सर, वो हमेशा एक औरत ही समझ सकती है, और अब औरत जो है अपने हक की मांग रखेगी, अपने लॉज बनाएगी और इस देश को प्रगति की ओर लेके जाएगी। और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बनाई है सर, काफ़ी काम किया है हमारे देश की महिलाओं के लिए, काफ़ी उपहार दिए हैं हमारी देश की महिलाओं को। जैसे कि हमें पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो वुमेन्स को लेके काफ़ी कम रहा है हमेशा हमारे देश में, उन्हें गर्भ में ही मारा जाता है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, ना उन्हें प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है सर। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू उनको बैंक से कनेक्टेड किया गया है ताकि कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए उनको। इवन सिलेंडर्स के रेट्स भी काफ़ी जगहों पे तो मुफ्त कर दिए गए हैं, काफ़ी रेट्स डाउन भी कर दिए गए हैं। और ये जो रिजर्वेशन हुआ है सर, ये तो सबसे बेस्ट मूव है। इतने सालों बाद फाइनली हमें एक
होता है ना आज़ादी के बाद अब वुमेन्स को एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, चाहे रानी लक्ष्मीबाई जी हो या फिर एनी बेसन जी हो, इतनी सारी महिलाओं ने फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ाई की है अपने हक के लिए, पर वो हक सर आज मिला है हमको। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी सर, चंद्रयान 3 के भी अभी हमने रिसेंटली बात की थी, उसमें महिलाओं का कितना बड़ा रोल था, आप भी जानते हैं चीज़। तो एक पुरुष और महिला मिलके देश चलाते हैं, अकेला पुरुष कभी यह देश नहीं चला सकता सर, दोनों मिलके ये देश को आगे लेके जाएंगे और बहुत तरक्की की ओर लेके जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं अपने हक के लिए लड़ें और ये जो अभी उनको यह मौका मिला है अपने आप को आगे प्रदर्शित करने का, वो करें और खूब ऊंचाइयां छुएं। और मुझे बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला लिया और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी एक महिला हूँ और मैं आगे जाके अपने देश को ज़रूर गर्व दिलाऊंगी सर। धन्यवाद। वेरी नाइस। सर फैक्ट्स की सारी बातें ऋषिका ने अभी करी है, जैसे कि एंड आई एम वेरी ग्लैड टू नरेंद्र मोदी दैट ही डिड सच अ गुड जॉब फॉर ऑल द वुमेन्स आउट देयर। I think India is very well known for its diversity, and when we talk about diversity, I think it also means gender equality. So this bill will promote fundamental principle of gender equality, and I think it's just not limited to the politics, but also to the equal representation of the women of our country in politics as well as other fields, because politics plays a very crucial part. As it is the legislation of country, it will decide the future of our country. So I think it is a very good decision that has finally been made, and thanks to our Prime Minister. And I think it will also give a chance for the women to actively participate and a platform for them to speak for them and against the crime that has been increasing in our country. And I truly believe that this bill will promote women to develop leadership qualities, and it can also lead to a better future, as we have 48% ratio of the women in our country. They are 48%, and thus the 33% representation in legislation finally justifies the overall population and gives the women a voice to speak. वेरी नाइस। तो जो खबर आपने सुनी तो एकदम से आपको खुशी क्यों आई, क्या लगा एकदम से भी, क्या हो गया है सर? खुशी सो एक्साइटेड, सो थ्रिल्ड, मतलब क्या लगा है सर? खुशी इसलिए आई क्योंकि 48% ऑफ वुमेन ऑफ आवर कंट्री and the earlier the reservation seats, the reserved seats for women. तुम्हें ऐसा लगा तुम्हें क्या मिलने वाला है इससे, कुछ एकदम से ऐसा? Sir, I think this will improve the crime which are happening against the women, क्योंकि अब हमारे legislation में ज़्यादा women हैं, तो I think अब ये सारी चीज़ें improve होगी, क्योंकि ज़्यादा women मतलब ये जो crimes हो रहे हैं उनके against ज़्यादा voices है हमारे पास. For 48% there is a 33% of voice. For 48% to 15% and for 48% to 33%, there is an improvement in the number of voices, and more voices can lead to a better improvement, a faster growth of our country, which is very crucial. Good, very nice. सर एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाह रही हूँ, जब सामाजिक बुराई की बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो ये यंग वुमेन हैं उन्होंने जिक्र किया कि पहले गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जाता था। आपने हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा में जब आप लिंगानुपात की बात करते हैं तो बेटियों के मुकाबले बेटों की तादाद 200 से 300 हज़ार पर ज़्यादा होती थी। फिर बेटियां जो थी महिला पहलवान, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और बेटियों की ताकत को समझा और लोगों ने अपनी बेटियों को प्रमोट करना शुरू किया, वो पहला बदलाव। अब जब राजनीति की बात करते हैं, महिलाएं जब जुड़ेंगी मुख्य धारा से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये जो गर्भपात वाला चलन था वो टूटेगा। आप महिला पंच सरपंच की बात करते हैं, वहाँ पर भी बेटियों को एक्सपोजर मिला। तो जब बेटियों को एक्सपोजर मिलेगा तो बेटियाँ किसी भी बाप के कंधे का बोझ नहीं होंगी, और जब कंधे का बोझ नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है ये देश आगे भी बढ़ेगा, बेटियों की तादाद भी बढ़ेगी, और समाज में ये जो बुराई है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी कुरीति है, ये कुरीति दूर होगी। तो ये उस दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है, ऐसा लगता है। तो ये अपोजिशन की यूनिटी है, इस पे क्या इसका असर पड़ेगा इस तरह से? सर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हर बार ये बता देते हैं कि वो विरोधियों से 2 कदम आगे हैं। आप जो सोच नहीं सकते, कल्पना से परे, और मुझे लगता है कि ये
प्रधानमंत्री कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तो उन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी है, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष तौर पर जो उन्होंने लड़ाई लड़ी वो बहुत ज़्यादा कठिन थी, मानसिक तौर पर लड़ाई उन्होंने, मतलब मुझे लगता है कि इससे पहले 2014 से पहले कोई भी सैनिटरी पैड्स की बात इतना खोल करके नहीं कहता था, कोई भी शौचालय, इज्जत घर की बात इतना खोल से करके नहीं कहता था। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस बात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये हास्यास्पद नहीं है, ये एक ऐसा विषय है जिस पर सबको खुल के बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को केंद्र में रखा। प्रधानमंत्री ने बताया कि आपका भाई आपके साथ है। कहते हैं कि एक महिला दूसरी महिला को सबसे अच्छे तरीके से समझती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कॉन्सेप्ट भी चेंज कर दिया और ये बताया कि एक भाई के नाते मैं तमाम महिलाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, तभी वो फैसले लेता हूँ जो कि आपके हक में है। विरोधी सोचते रहते हैं कि प्रधानमंत्री का अगला कदम क्या होगा। प्रधानमंत्री मास्टर स्ट्रोक खेल करके उनको चौंका देते हैं और ये बता देते हैं कि अभी भी आपको वहाँ पर पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री सोच से भी आगे हैं, कल्पना से भी आगे। गुड। सर, मैं पहले तो बोलना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के कि हमारा ये बिल पास हो चुका है। और जैसे भगवान को कहा जाता है, शिव को कहा जाता है कि वो निर्माता है, वैसे ही संसार के निर्माता जगत जननी महिला को कहा जाता है। तो हम सोच सकते हैं कि जो महिला संसार की रचयिता है, जब वो संसद में बैठ के वहाँ पे देश के लिए कुछ करेगी तो वो चेंज कितना बड़ा हो सकता है। बहुत कुछ चेंज होने वाला है। जो जननी जन्म का निर्माण करती है, जीवन देती है, जब वो वहाँ पे बैठ के उसका निर्माण करेगी तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कहते हैं कि औरत होती है वो बहुत इमोशनल होती है, पुरुष बहुत स्ट्रोंग होते हैं, ऐसा नहीं है। औरतें जब उसी इमोशनल चीज़ को अपना हथियार बना ले और उसके लिए वो उसमें इमोशनल हथियार बना के और फिर उसके लिए जब लेती है, डिसीजन लेती है, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। एक गरीब आदमी की इमोशनली तरीके से उसको सुन के और फिर उसी को हथियार बना के वो बहुत अच्छा डिसीजन ले सकती है, उनके लिए बहुत कुछ कर सकती है वो। तो क्या लगा है सुन के, तुम्हारे मन में आया कि मैं भी चुनाव लड़ूं या कुछ ऐसा करूं? बिल्कुल सर, मैं लगता है कि हाँ ठीक है, अब हमें मौका मिला है तो उसका हमें काम में लेना चाहिए। मोदी जी ने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, हम भी उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। एक औरत होने के नाते हम औरतों की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाते हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। कहते हैं कि औरतों की फीलिंग्स डिफरेंट होती है, पुरुषों की अलग होती है, तो मैं भी उनके लिए बहुत कुछ कर पाऊंगी। और हालांकि मुझे ये मौका दिया जाता है तो मैं ज़रूर इसमें जाने की कोशिश करूँगी। तो आपके आसपास के सर्कल में, फ्रेंड्स में, किसी में इसकी चर्चा हुई, इस प्राइम मिनिस्टर के इस मूव की? सर बहुत खुश है। मैं राजस्थान से हूँ, वहाँ पे ऐसा हर्षोल्लास है जैसे कि दिवाली मनाई जा रही है कि औरतों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। आज हमारे घर की बेटियाँ, बहुएं, माताएं बाहर निकलेगी, उनके लिए एक अलग ही माहौल निकल के आएगा। वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाएगी, तो वो बहुत कुछ खुश है वहाँ पे। नाइस, वेरी नाइस। हाँ, तो एक चीज़ बताओ इसके अंदर फाइनली, ये जो अपोजिशन यूनिटी की बात मैं आपसे कर रहा था, तो एट द एंड ऑफ द डे आज सारा डिस्कशन हुआ हमारा, आप कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे इसको? तो उससे पहले पूजा, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत खुशी की बात ज़रूर है ये कि हमें ये आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन सर हम इस स्थिति पर क्यों पहुँच गए? महिलाएं जो जीवन देती हैं इसलिए समाज का निर्माण करती हैं, तो जो ये इक्वालिटी के लिए आरक्षण उसको दिया जाता है जो पिछड़ा है, दबा हुआ है, जिसके पास राइट्स नहीं है। ये राइट्स कब लिए गए हमसे सर? ये पुरानी सोसाइटी ने हमसे राइट्स कब लिए? हाँ, क्या बात। तो दुख की बात यह है कि आरक्षण से हमें जेंडर इक्वालिटी की जा रही है। अब हो रही है क्योंकि नहीं था, अच्छी बात है, दिया जा रहा है, लेकिन हम मांग क्यों रहे हैं? ये तो हमारा हक था जो पिछले, जब से आज़ादी हुई है, जो भी हुआ, क्योंकि हम तो जीवन देते थे। अब हमें उसी हक के लिए आरक्षण की श्रेणी में आना पड़ रहा है, तो ये तकलीफ है। पर अब क्योंकि जब भी सोशल रॉन्ग्स होते हैं उनको बराबर करने के लिए आरक्षण दिए जाते हैं, तो यानी महिलाओं के साथ जो भी सोशल रॉन्ग्स हुए उसके बाद आरक्षण मिल रहा है। अब बराबरी में और एक व्यक्ति सामने आता है, इस बार व्यक्ति नरेंद्र मोदी है, उंगली पकड़ कर ले जा रहे हैं। लेकिन शायद महिलाएं तो बराबर थी, बराबर से बहुत ज़्यादा थी, उनको आरक्षण की श्रेणी में आकर इक्वालिटी की शायद ज़रूरत नहीं थी, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं थी, वो हमारा ही था जो अब हम ले रहे हैं।
जो दिया गया अब जो। और यही बात जेपी नड्डा ने इसका कल जिक्र किया था। जब चर्चा चल रही थी तो जेपी नड्डा ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं, ये आपका हक है, हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। और आपने जब कहा कि इसको किस तरह से कंक्लूड किया जाए, जब इसके कंक्लूजन की बात आती है तो हम ये समझते हैं कि विपक्षी पार्टियां अपोज भी कर रही थी कि साहब आपने ये शिगुफा छेड़ दिया है 2024 के लिए, आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन श्रेय लेने की होड़ में हर कोई था। जब सोनिया गांधी बोलना शुरू करती हैं और वो कहते हैं कि ये राजीव गांधी का विजन था और मेरे लिए तो ये मेरे दिल के लिए बहुत करीब है क्योंकि ये राजीव गांधी का विजन था, और जब उनका सपना साकार हो रहा है तो मैं सबसे आगे खड़ी हूँ। लेकिन फिर आप उस तरफ उनकी मंशा पर सवाल दागते हैं। अमित शाह ने बड़ा शानदार तरीके से जवाब दिया कि आप हमारी मंशा पर सवाल दागते हैं, जबकि मंशा पर तो आपके सवाल उठते हैं, आपके पास इतना सारा मौका था। और जब मैं चर्चा कर रही थी ना सर, तो बहुत सारे विपक्षी पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये इनकी मंशा में खोट है। तो मैंने कहा कि अगर मंशा में खोट है तो आपको वहाँ पर पोस्ट करना चाहिए था। भाई आपने क्यों साथ दिया? फिर आप कहते कि या तो अभी लागू करो वरना हम आपके साथ नहीं हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये महिलाओं का सामर्थ्य है कि सबको झुकाकर खड़ा कर दिया कि देखिए साहब, हम में वो ताकत है कि हम आपको साथ भी ला सकते हैं, और जब हमारे हकों की बात होगी तो आपको एक जुबान में हमारे लिए हाँ बोलना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि सर आपने भी बड़ी सारी बातें कही और अब वक्त हमको आगे चर्चा की इजाज़त नहीं देता है, तो बहुत ही सकारात्मक चर्चा रही। विपक्ष की भूमिका, सत्ता पक्ष की भूमिका, पीएम मोदी ने जो नेतृत्व किया है इस कदम को आगे बढ़ाते हुए। तो रिहाना रूही की कुछ पंक्तियां जिनके साथ मैं आज कार्यक्रम को ख़त्म करूंगी कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, अब मुझे इतना आसान न समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, और इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और आखिर में, अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। तो मुझे लगता है कि जब हम महिलाओं की ताकत की बात कर रहे हैं, बेटियों के आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक भागीदारी आप सबकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीएम मोदी ने शुरुआत की है, सब मिलकर कदम आगे बढ़ाएंगे। तो जो अदिति ने बहुत खूबसूरत बात कही कि ये तो हमारा हक है, और जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो समान रूप से हमें लीजिए ना, हमें कुछ खास मत बनाइए, बस अपने साथ लेकर चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो में हमारे साथ इस सकारात्मक चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जो ये यंग लेडीज़ हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, इतनी मजबूती से उन्होंने अपनी बात रखी। नमस्कार। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24, क्योंकि यहाँ पर है विजन ऑफ न्यू इंडिया।